नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे, कह सकते हैं कि पिछले बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। 1.5 साल 18 महीने की सरकार के बाद फिर से 5 साल के लिए कांग्रेस प्रतिपक्ष में आई है। मध्य प्रदेश की बात करें, अब उसने एक ऐसी लाइन तय की जो जनता से उसका जुड़ाव पैदा करेगी। कनेक्टिविटी जब जनता से जुड़ेगी तो फिर कांग्रेस जंप करेगी। ये कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता उनके ख्याल भी है और उनकी रणनीति है। आज इस पर बात करेंगे कि कांग्रेस का जो जन मोर्चा है वो कहाँ तक कामयाब होगा। जन मोर्चे का भी एक ताल्लुक है। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 जुलाई से। कांग्रेस विधायक दल की तैयारी ये है कि जनता से जुड़े मुद्दे विधानसभा में उठाए जाएं और इसके लिए वो जनता से ही ये कह रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएं, अपने दुख बताएं और उन चीज़ों को हम विधानसभा में उठाएंगे ताकि जनता के दुखों का, जनता की समस्याओं का सदन में निराकरण करा पाएँ। बहुत अच्छी लाइन है और ये लाइन प्रतिपक्ष में है तो अच्छी है, लेकिन सरकार में आने के बाद भी ये लाइन बनी रहे तो फिर बहुत अच्छी कहलाएगी। अगर बीजेपी की बात करें तो जनता से सरोकार वाले मुद्दे भाजपा बहुत उठाती थी और उनको पकड़ती भी थी, लेकिन सरकार में आने के बाद सबकी प्राथमिकताएं बदल जाती है और ये हर पार्टी का नहीं, ये हर सरकार का यही रोना है। आज इस पर विस्तार से बात करने के लिए कि कांग्रेस ने जो जन मोर्चा की लाइन पकड़ी है वो जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए कितनी कारगर है और सरकार पर नकेल डालने के लिए वो कितनी उपयोगी होगी, क्योंकि सरकार में आते ही मंत्री विधायक जो सत्ताधारी होते हैं वो थोड़े से निरंकुश होते हैं और अक्सर वो जो नौकरशाही होती है उस पर सवारी करते हैं। और उसमें अब एक नया सिस्टम है, मैं बीच में उस पर बात करूंगा कि नौकरशाही और सत्ता का एक गठजोड़ हो जाता है। उस गठजोड़ के चलते जनता के दुख बहुत किनारे हो जाते हैं और हित जो है उनके अपने निहित स्वार्थ वो आगे आते हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। कांग्रेस का जन मोर्चा, चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री उमाकांत मिश्र जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के युवा और मैं कहूं कि तेज तर्रार पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी टेलीफोन लाइन पर हैं और दिल्ली से हमारे साथी जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र परमार जी और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार स्काइप पर जुड़े हैं देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर से हम 3 साथियों को जोड़ते हैं, आज 4 साथियों को जोड़ने की वजह ये कि मामला थोड़ा जनता से जुड़ा हुआ है और ये पहल कांग्रेस कर रही है, इसलिए भी थोड़ा सुखद लगा। तो मुझे लगा कि 2 सामाजिक कार्यकर्ता हों और 2 पत्रकार, तो चीज़ें बहुत फिल्टर होकर संतुलित तरीके से आएंगी और चर्चा में भी आनंद आएगा और जो सुनने वाले हैं उनको लगेगा कि थोड़ी सी अच्छी बातें हो रही है। गौरव जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? गौरव चतुर्वेदी जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी हाँ भाई साहब, सुन रहा जी, हूँ राघवन जी। मुझे मालूम है कि आप भोपाल से इंदौर के बीच रास्ते में यात्रा में हैं, लेकिन फिर भी आपके इस क्षणों का हम लाभ लेना चाहते हैं कि कांग्रेस का जो जन मोर्चा वो शुरू कर रही है, जनता से संवाद करके जनता के दुख दर्दों को विधानसभा में उठाने का उनका फैसला विधायक दल का। अगर ये योजना, ये एंगल बहुत कारगर होता है तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की अब जो विधानसभा शुरू होगी, जो सत्र शुरू होगा, वो काफ़ी बदला हुआ होगा। एक मेरी शंका है, उसका समाधान तीनों चारों साथी दे सकते हैं। वो ये कि अगर सत्ता और विपक्ष का सदन में गठजोड़ ना हो तो जनता के मुद्दे उठाए जाएं तो मुझे लगता है कि सरकार हलाकान हो जाएगी और इससे प्रतिपक्ष की भी धमक बढ़ेगी और जनता के मुद्दे भी सुलझेंगे, क्योंकि विधानसभा होती इसलिए कि वो जनता के दुख दर्दों को सुलझाए, उस पर बात करे और उनका समाधान ढूंढे। आपकी राय? राघवन जी, देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर ये प्रयोग कांग्रेस का माना जा सकता है जी, लेकिन इसके पहले भी 1-2 बार ये प्रयोग किए गए, लेकिन कांग्रेस को वो सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि जो जनता के मन में विश्वास था, कांग्रेस अपने उस विश्वास को खो चुकी थी, इसलिए जनता जुड़ना पसंद नहीं कर रही थी। हालांकि जनता उस समय भी परेशान थी और आज भी परेशान है, और परेशान होने की वजह प्रशासनिक अमले की लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, पक्षपातपूर्ण रवैया और राजनेताओं का इस तरीके की हरकतों पे या घटनाओं पर संरक्षण देना रहा है, जिसमें जनता सबसे बुरी तरह मारी जाती है कि वो अंत में कहाँ जाए। अगर अब कांग्रेस विपक्ष की भूमिका के साथ अगर ये प्रयोग करने जा रही है तो मैं तो यही चाहूंगा कि ये प्रयोग सफल रहे, क्योंकि आम जनता की आवाज जो विधानसभा में उठना चाहिए वो अभी तक नहीं उठ पा रही थी। लेकिन हम साथ साथ ये भी देखें कि सदन चलाने की जवाबदारी सरकार की होती है और सरकार के सामने अगर इस तरीके के मामले आते हैं तो सरकार उन पर जवाब दे
ना कि जवाब देने से बचने की कोशिश करे, और जिसके कारण विधानसभा की कार्रवाइयां कई बार अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाती रही। उसमें गलती विपक्ष की भी रही है और सत्ता पक्ष की भी रही है, लेकिन एक प्रयोग के तौर पर मैं इसे स्वागत योग्य मानता हूँ। आपने जो बात कही है सदन के चलने की, और इसमें बेशक सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष का चूंकि उसका संख्या बल ज़्यादा होता है, सत्ता के अपने एक तरह से लाउड स्पीकर होते हैं जो विपक्ष को बदनाम भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये कि अगर विपक्ष सदन के भीतर बहुत अनुशासित और संयमित और मर्यादित तरीके से चर्चा करेगा, विरोध प्रकट करेगा, तो एक ना एक दिन से मेरा मतलब वर्षों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ महीनों में ये संदेश जनता के बीच चला जाएगा कि प्रतिपक्ष तो सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहता, लेकिन सरकार उन मुद्दों से बचकर सदन को स्थगित करती है। अभी तक ये ज़्यादातर देखते आए हैं कि सदन में प्रतिपक्ष अपनी उपस्थिति चर्चा के बजाय हंगामे के जरिए दर्ज कराता है। वो चर्चा के बजाय वो इसके लिए कहता है कि हो हल्ला करता है, वो वहाँ के जिसे कहते हैं ना वेल में जाकर हंगामा करता है। और ये जब सब करता है तो फिर सत्ता पक्ष को एक आधार मिलता है कि हम तो चाहते थे कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन प्रतिपक्ष की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्ष पढ़कर नहीं आता, वो सिर्फ हंगामा करके खबरों की सुर्खियां बनना चाहता है। मुझे लगता है कि अगर प्रतिपक्ष बहुत सकारात्मक हुआ तो देश का मीडिया, खासतौर से मध्य प्रदेश का मीडिया भी उनके सकारात्मक विरोध को ज़्यादा तवज्जो देगा बनस्पत सरकार के उन कदमों को जो चर्चा करने से रोकते हैं, जिसकी आप भी चर्चा कर रहे थे कि सत्ता की जिम्मेदारी है कि वो सदन चलाए, लेकिन सदन में चर्चा सारगर्भित हो, ये जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की भी है, क्योंकि उसको मुद्दे लेकर आना है, उसको तथ्य लेकर आना है, उसको आंकड़े लेकर आना है। अगर वो उनके साथ चर्चा करेगा तो सदन की जो कार्रवाई है वो वाकई पिछले 20 साल पुराने सदन की कार्रवाई हो सकती है, जिसमें प्रतिपक्ष का एक विधायक सवाल करता था और कई बार उस पर जब चर्चा होती थी तो हमने सदन में सन्नाटा होता हुआ भी देखा है कि सरकार को जवाब नहीं सूझता था। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम और बात करेंगे विस्तार से। देवदत्त जी, आपको क्या लगता है जो कांग्रेस की तैयारी है जनता से जुड़कर उनके सवालों को सदन में लाने की, अगर ये कारगर होती है तो हमें लगेगा कि कांग्रेस की अब आदत सत्ता की तरफ जाने के बजाय प्रतिपक्ष में ही अपनी सगुण भूमिका तलाश करने की है, सकारात्मक भूमिका तलाश करने की है, क्योंकि उसको जो भूमिका मिली है अगर उसमें वो सफल होती है तो इसमें कोई शक नहीं कांग्रेस के संबंध में जो परसेप्शन है वो बदलेगा। लोग कहेंगे कि अब कांग्रेस सुधर रही है। आपकी राय? बिल्कुल, राजनीति में यही है कि जो जितना जनता से जुड़ेगा, जिसके पास जितनी सूचनाएं होंगी और जितना संपर्क होगा वो सफल होगा। और सत्ता में जाने का ये रास्ता है कि विपक्ष की भूमिका आप सकारात्मक रूप से निभाओ, जिसमें जनता विश्वास कर सके कि आप जनता के हितों के रक्षक हैं, और आप यदि सरकार में आते हैं तो फिर आप उन पर काम करेंगे जिनके लिए आप सत्ता पक्ष से अभी लड़ रहे हैं। तो ये तो पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आप जब जनता से फीडबैक लेंगे, उसकी बात रखेंगे, तो हर जन उसको लगेगा, आम आदमी को, कि हमारी बात सदन में रखी जा रही है। तो जो पार्टी रखेगी उसके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बनता है। जब तक राजनीति में जो लोग जड़ से नहीं जुड़ते, जो ऊपर हवाई जनता कुछ चाह रही, वो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं या कोई फैसले ले रहे हैं, तो फिर परिणाम उसके यही होते हैं कि धीरे धीरे वो दल या नेता सिमटता जाता है। लेकिन आप जानते हैं बहुत सारे नेताओं को करीब से कि जो जनता से जुड़े रहते हैं, जिनसे बातचीत करते रहते, समस्याओं को समझते हैं और उसको हल करते हैं, तो उनसे स्वाभाविक जुड़ाव बनता है। तो कांग्रेस देर आए दुरुस्त आए यदि ऐसा कर पा रही है तो वाकई में उसको एक जो राष्ट्रीय स्तर पर तो उसको लोकसभा चुनाव में मिला है कि मजबूती, लेकिन प्रदेश में सभी 29 सीटें हार गई, तो ऐसा परिणाम नहीं आता है पहले से कांग्रेस ये सब करती। जी, दरअसल देवदत्त जी, एक घराना होता है, कांग्रेस सत्ताधारी दल का एक घराना है सत्ता का। अब आदतें बदलते बदलते वक्त लगता है। मुझे लगता है कि 50 साल की सत्ता के बाद अब कांग्रेस के लोगों की आदत पड़ेगी कि हमको प्रतिपक्ष में भी काम करना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश में वो लगभग 18 साल एक साथ प्रतिपक्ष में रहे थे, लेकिन जो उसके लीडर थे उनकी आदत सत्ता में रहने की थी। मुझे लगता है कि इस बार जो उनका नेतृत्व विधानसभा में आया है उससे ये सच्चाई पता चली कि अगर जनता से नहीं जुड़ेंगे, प्रतिपक्ष की भूमिका सही नहीं निभाएंगे, तो फिर हमको जनता स्वीकार नहीं करेगी। लोकसभा की 29 सीटों में भी जिस तरह से खारिज किया है, इससे भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने चिंतन किया हो, क्योंकि हर आदमी सोचता तो है ही
नागेंद्र जी, आपकी राय, कांग्रेस अगर अपनी भूमिका जो जनता ने उसे सौंपी है, चाहे मध्य प्रदेश में या लोकसभा में, प्रतिपक्ष के तौर पर ठीक से निभाएगी तो उसके नंबर बढ़ेंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव हो तो कांग्रेस लाभ की स्थिति में दिखे। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, बेशक अगर ये जनहित के मुद्दों को उठाया जाएगा और इसको सकारात्मक तरीके से उठाया जाएगा और भूमिका निभाता है प्रतिपक्ष, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, राजनीति हमेशा परसेप्शन का खेल है और लोकतंत्र में तो विशेष रूप से कहा जाता है कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा, जनता से जुड़े सरोकारों को रखा जाएगा आगे और जनता से जुड़ी समस्याओं को रखा जाएगा। तो विपक्ष या प्रतिपक्ष जिसे हम कहेंगे, वो आम आदमी के बीच में अपनी जगह बना पाएगा। लोगों को लगेगा कि हमसे डायरेक्ट कनेक्ट है ये राजनीतिक दल, जो हमारी बातों को सुनता है, हमारी समस्याओं को जानता है अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से, उन्हें हमारे बीच में उठाता है इकट्ठे के लिए। और वैसे भी सत्ता कोई स्थायी नहीं होती, सत्ता परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील वही है कि जनमानस की जो भावनाओं को समझेगा, जनमानस से जुड़ी बातों को जो उठाएगा वो ऐसा करेगा। और सिर्फ प्रतिपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष भी। अब से कुछ वर्ष पहले हम बात करें तो विभिन्न राज्यों में, मैं दिल्ली हरियाणा के आसपास की बात बताता हूँ, यहाँ सत्ता पक्ष भी जनता दरबार, जनता शासन और सरकार आपके द्वार, इस तरह के कार्यक्रम चलाया करती थी, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री रूरल एरिया में जाके, अर्बन एरिया में जाके रात्रि निवास करा करते थे। या एक टाइम हुआ करता था कि हफ्ते में 2 या 3 दिन आप इस समय फला से फला समय तक जाइए और अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री से संबंधित मंत्रियों से रखिए और वहीं विभागों के जो मुख्य थे प्रशासनिक अधिकारी, उनको बुला के सुलझाया जाया करता था। लेकिन आज के दौर में एक समस्या बहुत बड़ी है राघवेंद्र जी, एक लैटिन वाक्यांश है क्विड प्रो क्वो, कि जिसमें ये है कि आप मेरे लिए क्या करेंगे, मैं आपके लिए क्या करूंगा। एक हाथ ले या दूसरे हाथ ले, जिसे सरलता से इस तरह का एक तरीके का कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष में और सत्ता पक्ष में एक गठजोड़ सा बन जाता है कि आप हमारी सहूलियत के हिसाब से मुद्दे उठाइए, हम इनके बजाय आपको कहीं और लाभ देंगे। और पक्ष और विपक्ष दोनों कई बार साझा सा ही खेल खेलते हुए नजर आते हैं, जिसमें किसकी जनता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि सवाल तो आप सदन में उठाएंगे, लेकिन उन सवालों को आप अंजाम तक ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। अगर बीच में सौदेबाजी हुई, गठजोड़ हुआ, तो फिर ये सवाल उठाना भी एक तरह का मुझे लगता है कि बिजनेस हो जाएगा। उमाकांत जी, दरअसल जो पार्टी सत्ता में आती है वो भ्रष्टाचार का हिस्सा बनने लगी है, ये देखने में आ रहा है। और जो उसके पदाधिकारी होते हैं वो माफियागिरी करते हैं। चाहे वो अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वो लैंड माफिया हो जाते हैं, वो भूमाफिया, माने वो फिर उनके इलाके में, उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके पार्षद के क्षेत्र में कोई भी मकान खरीदने बेचने का सौदा उनकी मर्जी के बगैर नहीं होता है। तो ये जो माफियागिरी है कि अगर आप कोई बड़ा काम करेंगे तो एक हिस्सा चढ़ोतरी आपको पार्षद जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ देनी पड़ेगी, और नहीं देंगे तो फिर आपका वो काम नहीं हो सकता। इस तरह के मुद्दों को भी अगर सदन में प्रतिपक्ष उठाएगा तो मुझे लगता है कि जनता बहुत राहत महसूस करेगी। आपकी राय, ये जो सत्ता पक्ष में माफियागिरी होती है, भू माफिया की बात करें, शराब माफिया की बात करें, या लकड़ी माफिया की बात करें, या सट्टा और जुए की माफिया की बात करें, तो ये बहुत से हैं जो बड़े फल फूल रहे हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सत्ता आती है तो अपने साथ बहुत से दुर्गुण लाती है, और ये जो माफियागिरी है ना, ये सत्ता के साथ चिपका ही होता है, पार्टी कोई भी हो। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो पार्टी जो कभी विपक्ष में बैठकर जिन चीज़ों की बुराई करती है, जिन चीज़ों के खिलाफ आंदोलन करती है, अपनी पार्टी जब सत्ता में आती है तो उन्हीं राह पर चल पड़ती है। आप किसी भी प्रदेश में किसी भी सरकार का रवैया देख लीजिए, हमेशा ऐसा ही होता है। और रही अब जनाधार बनाने की बात, तो देखिए, ये सारे प्रयोग जो होते हैं ना कि हम जनता जो कहेगी, वो सवाल ये जनाधार, खिसकते हुए जनाधार को, जनाधार जब मिट रहा होता है ना, तो ये एक जाल की तरह मुझे ऐसा लगता है डाला जाता है। इसमें जनता को आगे करने की कोशिश की जाती है, अपना जनाधार बनाने के प्रयास तो होते हैं, लेकिन ये कितने सफल होते हैं कह पाना मुश्किल है। हम जिस प्रदेश में बैठे हैं, अभी अभी हाल ही में चुनाव हुए, आप देखिए वोटिंग के परसेंटेज को लेकर कितनी हाय तौबा मची थी। जहां पर वोटिंग के परसेंट को बढ़ाने के लिए हाय तौबा मची हो, वहां जनता कितना पार्टिसिपेट करेगी अपने मुद्दों को लेकर के। मुझे लगता है बड़ा बहुत ही असंभव सा है, फिर भी अगर जनता करती है
और पार्टी इस पे आगे बढ़कर ऐसा करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। एक और बात राघवेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा जी कि मुद्दा तलाशने की कोशिश होनी चाहिए, जनता के बीच में से मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं होना चाहिए। इन दिनों पार्टियों में देखा ही गया है कि मुद्दा कुक करने की कोशिश होती है, किसी बात को मुद्दा बनाने की कोशिश होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता के बीच के मुद्दे को ही मुद्दा बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल। असल में उमाकांत जी, मुद्दे तो बिखरे पड़े हुए हैं। अगर हम आम भाषा में कहें तो मुद्दे इतने कि अगर आप सड़क पर चलेंगे तो पैरों से टकराएंगे। उसके लिए दृष्टि की जरूरत है और आपके भीतर मंशा की जरूरत है। अगर आपकी मंशा है तो जरूर उस पर काम करेंगे। मैं आऊँगा गौरव जी आपकी तरफ की। दरअसल आप हम सबको याद होगा कि सदन की कार्रवाई पहले बजट सत्र 45 दिन का हुआ करता था, 50 दिन का हुआ करता था। अब बजट सत्र सबसे गंभीर सत्र होता था। उसमें विभागवार बजट पर चर्चा होती थी और प्रतिपक्ष के नेता भी और सत्ता पक्ष के नेता भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताकर उसमें बजट में अपनी चीज़ों को जुड़वाते थे। लेकिन पिछले कई वर्षों से अब रस्मी तौर पर ये सब काम हो रहा है। पहले आप देखिए कि अगर 15 दिन का बजट कोई सत्र होता था तो वो बाकायदा 15 दिन चलता था। कई बार उस सत्र की अवधि भी बढ़ती थी क्योंकि सदन में जनता के हित के मुद्दों पर चर्चाएं होती थी, स्थगन प्रस्ताव आते थे, बहस होती थी, अविश्वास प्रस्ताव आते थे। उस अविश्वास प्रस्ताव में जो मुद्दे निकल कर आते थे, सरकार उसके प्रति जवाबदेही अपनी बताती भी थी, जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई भी करती थी और कई बार तो सदन में मुख्यमंत्री तक को माफ़ी मांगते हमने देखा कि हाँ, ये गलती हमसे हुई है हमारी सरकार से, हम इस पर खेद प्रकट करते हैं और अगली बार से इसको सुधारेंगे। लेकिन ये गौरव जी तब होता था जब प्रतिपक्ष तथ्यों के साथ सरकार को घेरता था। मामला चाहे बलात्कार का हो, सूखे में भ्रष्टाचार का हो या किसी भी मुद्दे की हम बात करें। अब तो करप्शन की ऐसी धारा बह रही है कि जो नागेंद्र जी बात कर रहे थे, उमाकांत जी बात कर रहे थे कि प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का गठजोड़ हो गया है। अधिकारी उसमें शामिल पहले से थे, अब उसमें दलालों की भी भर्ती हो गई है। तो ये एक तरह का 4 लोगों का गठजोड़ है, बाजार के दलाल, अफसरों की एक टीम और सत्ता के साथ प्रतिपक्ष का जुड़ जाना। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। अभी का जो सत्र शुरू होने वाला मध्य प्रदेश में, नई टीम कांग्रेस की आई है, उमंग सिंगार हैं उसमें और दूसरे लोग हैं। अगर वो ताकत से काम करेंगे, हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखेगी और जनता के मुद्दों पर उसे गलती स्वीकारने के साथ साथ उसको सुधारने की भी बात होगी। हालांकि हमारा ये पूर्वानुमान है, हम कह सकते हैं कि ख्याली पुलाव है, शेख चिल्ली की हम बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर सच में प्रतिपक्ष इस पर कमर कसे तो स्थितियां सुधर सकती हैं क्योंकि उस पर लोकतंत्र में नकेल डालने की व्यवस्था तो प्रतिपक्ष ही करता है। सत्ता तो किसी की भी हो, निरंकुश ही रहती है। आपकी राय? लगता है संपर्क, क्योंकि वो टेलीफोन पर हमारे साथ रास्ते में है, सफर कर रहे हैं। गौरव जी संपर्क टूट गया है, कोशिश करते हैं दोबारा जोड़ने की। देवदत्त जी, आपकी राय इन तमाम बातों पर? बिल्कुल, जो भी है प्रतिपक्ष, एक तरह से वो कहा गया कि बिना लगाम का घोड़ा हो जाती है सरकार यदि प्रतिपक्ष ना हो, क्योंकि प्रतिपक्ष का मतलब ही होता है कि आप उन बातों को जो लेकिन देवदत्त जी, अब तो सत्ता और प्रतिपक्ष पता नहीं चलता। लोग प्रतिपक्ष के भी लोग कहते हैं कि जब हमारी सरकार होती है तब हमारे उतने काम नहीं होते सरकार में, जब हम विपक्ष में होते हैं तो ज़्यादा काम हो जाते हैं। ये ठीक बात कांग्रेसी कहते हैं और जब कांग्रेस सरकार में थी तो भाजपा भी यही बात कहा करते थे। तो इस गठजोड़ जो नेक्सस है ये खतरनाक है। जी बिल्कुल, ये बड़ा विचित्र सा राजनीतिक माहौल बन गया है। पहले प्रतिपक्ष को अच्छे जो नेता होते थे, जैसे नेहरू जी चाहते थे कि अटल जी लोकसभा में आए क्योंकि वो सदन में अच्छी रखते हैं, विदेश नीति मैं माफी के साथ देवदत्त जी रुकूंगा क्योंकि गौरव जी रास्ते में है, दोबारा संपर्क जुड़ गया है, पता नहीं फिर कभी कनेक्टिविटी से टूट जाए तो फिर अपन सब तो हैं यहाँ चर्चा में। गौरव जी, आपकी राय? सवाल मेरा अगर सुना हो तो मैं समय नहीं खराब करना चाहता दोहराने में, कि सत्ता अगर प्रतिपक्ष अगर ठीक से काम करेगा तो सत्ता भी निरंकुश नहीं हो पाएगी और अधिकारी और कर्मचारी भी ठीक से काम करेंगे, सरकार की जवाबदेही तय होगी, गलतियों पर माफी मांगी जाएगी और सुधार की बात होगी। आपकी राय? नहीं, अगर सत्ता सही तरीके से काम करे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या वर्तमान दौर में आ रही है कि प्रशासन निरंकुश हो चुका है, राजनेता उसे संरक्षण दे रहे हैं और विपक्ष की जो आवाज है वो ना मीडिया में उठ पा रही है और ना मीडिया भी वो भूमिका निभा पा रहा है जो भूमिका उसे जनता के साथ निभाना चाहिए थी। तो जो मूल मुद्दे रहे वो दबते रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब अगर ये जो बात कर रहे हैं कि जनमोर्चा आधारित विपक्ष की भूमिका निभाएंगे,
तो उसके पहले सबसे पहले जनता के साथ में जाकर आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी आपके पास वो मुद्दे आ पाएंगे। या राघवन जी, आपको याद हो, मैं कम से कम 2003-4 तक की बात बता रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो भाजपा को मीडिया जो मुद्दे देता था वो मुद्दे कई बार प्रमुख भूमिका में जनता के लिए, जनता के हित में उठाए जाते थे। इस तरीके की दूरी अब हमें अक्सर सत्र में देखने मिली। तो सत्र में विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष को जो अपनी भूमिका निभाना वो तो है ही, लेकिन जनता को या अधिकारियों को भी अब अपना कार्य सही तरीके से करना होगा। गौरव जी, आपकी इस बात में अनुमति हो तो मैं एक लाइन जोड़ूं। पहले प्रतिपक्ष मीडिया से बात करता था और मुद्दे पूछता था, अब प्रतिपक्ष मीडिया से बात ही नहीं करता। उसको लगता है कि जब हमारी साठगांठ हो गई है तो अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर जरूरत क्या है हमको विषय उठाने की। मैं आपको बताऊं कि मीडिया ये जो चर्चा कर रहे हैं ये भी मुद्दे की बात हो रही है कि अगर प्रतिपक्ष इस बात पर ही काम करे कि सत्ताधारी दल के जो संगठन के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो हर जिले और शहर में एक तरह से माफिया हो गया है। खासतौर से भू माफिया की बात करें, वो अवैध कब्जे करते हैं, वो दुकान लगाते हैं, वो गुमटी लगाते हैं, वो बड़े कोई अगर बड़े बिल्डर कुछ बड़ी शोरूम बन रहा है तो उससे हफ्ता वसूली करते हैं, कोई बड़ा मॉल बन रहा है तो वहाँ सत्ता पक्ष के लोग पहुँच जाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि पता नहीं है, सत्ता के जो शीर्ष पर लोग बैठे उनको मालूम है कि हमारे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। संगठन को पता है कि उनका जिले का उपाध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष या जिले का मंडल का पदाधिकारी क्या कर रहा है, लेकिन प्रतिपक्ष भी उनसे मिला हुआ है। तो फिर ये सब चीज़ें गुम हो जाती है। अगर विधानसभा में कांग्रेस सिर्फ इसको मुद्दा बनाए कि जो भाजपा के लोग माफियागिरी कर रहे हैं गाँव में, कस्बे में, शहरों में, तब भी सरकार में सुधार आएगा और जो माफिया वो बैकफुट पर जाएंगे और जनता को राहत मिलेगी इससे। गौरव जी। राघवन जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये आती है कि अगर उन्हें इस मुद्दे को उठाना भी है तो उनके पास कम से कम कोई तथ्य तो हो। जब वो तथ्य उनके पास नहीं रहेंगे तो वो किसी भी मामले को उठा नहीं सकते। वो साठगांठ होना एक अलग बात है, तो जब साठगांठ होती तो वो एक दूसरे के साथ हिस्सा बाटी करते हैं, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या। लेकिन मैं बात वही कर रहा हूँ कि मीडिया की जो भूमिका हुआ करती थी पहले, कि मीडिया कई बार अपने मुद्दे उठाता था और जब उन मुद्दों पर काम नहीं होता था तो वो सदन तक उन मुद्दों को पहुंचाने का काम करती थी। आज मीडिया की वो दूरी हमें जो दिखाई दे रही है, उसके कारण जनता की जो आवाज विपक्ष उठाता रहा है वो कम होती जा रही है दिन ब दिन। गौरव जी, मीडिया तो स्थायी प्रतिपक्ष है, कभी कांग्रेस सत्ता में होती है, कभी भाजपा सत्ता में होती है, लेकिन मीडिया स्थायी प्रतिपक्ष होता है। दुखद बात यह है कि जो मीडिया अपना काम करता था, प्रतिपक्ष को उसमें दिलचस्पी घट गई है। सत्ता तो चाहती है कि मीडिया हमेशा दबा रहे, लेकिन प्रतिपक्ष ने भी दूरी बनाकर सत्ता से साठगांठ की है। हम जो बात कर रहे हैं ये भी प्रतिपक्ष को मदद देने वाली बात है, लेकिन उसकी दिलचस्पी होगी तब तो वो बात करेगा गौरव जी से, उसकी दिलचस्पी होगी तब तो वो देवदत्त जी से बात करेगा, उनकी दिलचस्पी होगी तो वो नागेंद्र जी और उमाकांत जी से बात करेगा। उनकी दिलचस्पी तो गिव एंड टेक पर है, जो नागेंद्र जी बात कर रहे थे। देवदत्त जी, आपकी छोटी सी राय, आप समय समाप्ति की तरफ है। राघवन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लड़ने की क्षमता नहीं बची, साठगांठ करने के इरादे हो गए हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा कि एक बीजेपी के ही नेता अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष को कुछ कागज लेके गए तो दूसरे दिन वो सीएम हाउस में उनसे चर्चा करके आ गए, उन्होंने सदन में उठाया नहीं। तो आप अब क्या, कहाँ, मतलब जो साठगांठ का स्तर है उसकी आप कहाँ तक कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए तो है कि जो करेगा। अब इसी में एक बात जोड़ूंगा मैं। कई दफे ये होता है कि प्रतिपक्ष बताता है कि हम सरकार के खिलाफ ये एक्शन लेने वाले हैं, कोई भी बात करने वाले हैं, तो मीडिया के साथ ही कई बार सत्ता को बता के आते हैं। तो ये जो अविश्वास है, तो वो जिसे कहते हैं ना मुखबिरी जो होने लगी है, ये मुखबिरी खतरनाक है। आपका बहुत अनुभव है, कई बार आपने देखा होगा गंभीर प्रश्न लगा के विधायक सदन से गायब हो जाते हैं। जब चर्चा का विषय आता है तो सदन में उपस्थिति नहीं होती क्योंकि रात में उनकी सेटिंग हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको भी पता है। और सब अब इन मुद्दों पर बहुत सारी बातें करें तो अभी चूंकि सदन के बाहर हम बात करें तो अपने पर भी विधानसभा की अवमानना का आरोप लग सकता है, लेकिन मैं बहुत छोटा सा एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ गौरव जी, आपके साथ भी और साथियों के साथ। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। मध्य प्रदेश में उनका आगमन हुआ था। बरकतुल्ला भोपाल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, स्टेट जब भोपाल स्टेट थी। तो सरकार की तरफ से बरकतुल्ला की तलवार प्रधानमंत्री को भेंट की गई और वो उनके पुत्र के द्वारा भेंट कराई गई। विधानसभा में थावरचंद गहलोत, अभी चूंकि वो राज्यपाल के पद से हटे हैं, थावरचंद गहलोत ने सवाल लगा दिया कि उस तलवार की जांच कराई जाए, वो कितने वर्ष पुरानी थी
और ये पता किया जाए कि बरकतुल्लाह साहब की शादी भी हुई थी या नहीं हुई थी। ये उन्होंने प्रश्न विधानसभा में लगा दिया। पूरी सरकार इस बात की कोशिश करती रही कि थावरचंद गहलोत वो अपना प्रश्न वापस ले लें। संभवतः उस समय जगदत्त शर्मा विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। जगदत्त शर्मा जी ने बड़ी उनसे बातचीत की, लेकिन थावरचंद गहलोत नहीं माने, प्रतिपक्ष में थे, बहुत सारे उनको लुभावने बातें की गई होंगी। बाद में इस बात पर बात बनी, चूँकि अब अर्जुन सिंह जी भी नहीं है और थावरचंद तो है, लेकिन उन्होंने मुझसे शेयर किए थे थावरचंद गहलोत जी ने, तो मैं इस बात को यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। बाद में ये तय हुआ कि जगदत्त शर्मा ने कहा कि आप अपने क्षेत्र की कोई बड़ी बात बता दो, हम सरकार से पूरी करा देंगे। उन्होंने अपने किसी छोटे से कस्बे को कहा कि इसको नगर पालिका बना दिया जाए, जो कि नहीं बन सकता था क्योंकि उसके नॉर्म्स में नहीं आ रहा था। लेकिन ये बात जब होती है तो पहले तो गहलोत जी को लगा कि ये संभव हो नहीं पाएगा और मैं सवाल को वापस नहीं लूँगा, और उन्होंने कहा था कि सवाल तो मैं तब भी वापस नहीं लूँगा जब ये मांग पूरी हो जाएगी। खैर ये बात पहुँची अर्जुन सिंह जी के पास, उन्होंने अगले दिन ही आदेश निकाल दिया कि फलाने गांव को, कस्बे को नगर पालिका बनाया जाता है या नगर परिषद बनाया जाता है। अब सदन शुरू होता है, सवाल आता है। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, कितनी गंभीरता थी। सिर्फ थावरचंद गहलोत जी ने यह किया कि वो सवाल जब आ रहा था 10वें नंबर पे, तो 9वें नंबर के सवाल पर भी वो उठे और लघु शंका करने के लिए सदन के बाहर चले गए, और वो तब तक नहीं लौटे जब तक 10वां सवाल निकलकर 11वां सवाल नहीं आ गया। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ अंडरस्टैंडिंग कर लें। तो सवाल वापसी की बात भी होती थी, पहले लोग वापस नहीं लेते थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें जिस पर हम कभी और बात करेंगे। नागेंद्र जी, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। जी राघवेंद्र जी, देखिए, प्रतिपक्ष अगर अपनी सही दायित्वों का निर्वहन करे तो वही बात है कि वो सत्ता रूपी घोड़े के लगाम का काम करता है जी। अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो शायद विभिन्न जो विभाग होते हैं उन सब विभागों की विभिन्न समितियों में अनुभवी प्रतिपक्ष के जो विधायक होते हैं उनको सदस्य होते हैं उसमें मनु में, ठीक, राय मशवरे के लिए और बहुत सलाह लेने के लिए या देने के लिए। तो उनके पास बहुत सारी चीजें होती है बताने और सुनने और करने के लिए, आमजन से जुड़ी हुई करने के लिए चीजें। एकदम। लेकिन सवाल है कि आपके भीतर वो जज्बा है कि नहीं सवाल करने का सरकार से, और सवाल करके उसका समाधान निकालने का जज्बा होगा तो समाधान भी आएगा, और सेटिंग का जज्बा होगा तो सेटिंग भी हो जाएगी। समय की कमी, मैं आपको यही रोक रहा हूँ। एक दो वाक्यों में कुछ और कहना चाहते हैं तो नागेंद्र जी जरूर कहें, फिर मैं उमाकांत जी की तरफ जाऊंगा। धन्यवाद जी, उमाकांत जी आपकी राय। जी राघव जी, मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस को जनता से राय लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर मिले राय तो और भी अच्छा है, जनता के मुद्दे सामने आना ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस अपने दल के नेताओं से ही और कार्यकर्ताओं से ही अगर राय ले ले तो भी बहुत माकूल राय उनको मिल सकती है। इसके अलावा नेगेटिविटी का जो एक वातावरण बन रहा है राजनीति में, कांग्रेस को उसको भी भेदना पड़ेगा। नेगेटिविटी का वातावरण अगर बनता रहेगा तो ये उस पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। कह सकते हैं कि सरकार जो अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा हो, जहां सरकार गड़बड़ कर रही है वहां प्रतिपक्ष सरकार का गला दबाए, और जब तक समाधान ना हो तब तक सरकार को सांस ना लेने दें। एक गांव में कहावत है कि नाक में दम कर दे सरकार की, तब तो ठीक है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि जनता जो है, बाजार जो है, वो एक तरह से सत्ता पक्ष के लोगों की माफियागिरी से परेशान है, हफ्ता वसूली से परेशान है, और जो अवैध कब्जे करके गुमटियां और मकान बना रहे हैं उससे परेशान है। अगर सरकार ने इस पर भी काम कर दिया तो प्रदेश की जनता बड़ी राहत महसूस करेगी। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और उमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।